ठंड में बिस्तर पर सब कुछ करने वाला ससुराल। मैंने कहा बिस्तर से उठो। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं उठूंगा। रजाई के बाहर बहुत ठंड है ज्यादा, मुझे नहीं उठना है। प्लीज आप मेरा ब्रश लाकर मुझे यहीं दे दो। हे भगवान, कैसे लड़का है, ब्रश भी इसको बिस्तर पर ही करना होता है। पायल बाथरूम में जाती है और ब्रश पर कोलगेट लगाकर लाती है। तब वो चिंटू को ब्रश करने देती है और वो बिस्तर पर ही बैठकर ब्रश कर रहा था। जब पूरे 2 मिनट हो जाते हैं तब चिंटू भागकर बाथरूम में जाता है और गार्गल करके मुंह साफ करता है। मम्मी अब जल्दी आ जाओ ना, नहलाओ। आ रही हूँ, जरा शांति रखो। पायल चिंटू को गरम गरम पानी से नहलाती है और उसके बाद चिंटू जल्दी से बिस्तर में आकर रजाई में दुबक जाता है, जिसके बगल में उसका पति रोहन भी लेटा हुआ था। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बाप भी पहले से ही नहाकर बिस्तर में रजाई में दुब कर बैठा है। बेटा तो और महान है, ब्रश भी बिस्तर में करता है। अरे अगर आप सभी का बस चले तो मेरा ख्याल से पॉटी भी बिस्तर में ही कर दोगे। मैं तो कर दूंगा मम्मी, लेकिन बाद में डांटना मत। हाँ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। दोनों की बात सुनकर पायल अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, इतनी भी ठंड नहीं है जो इस घर में हर रोज इतनी नौटंकी चलती है। वहीं नेहा अपने सास ससुर को उनके कमरे में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाती है। सच में बहुत ज्यादा ठंड है बहू। सही है, हमारा चाय नाश्ता तो बिस्तर पर आ गया, अब खाना भी यहीं ला कर दे देना। उन्हें खाना देने के बाद नेहा अपनी नंद के कमरे में जाती है, जो रजाई ओढ़कर भी ठिठुर रही थी। एक बात बताओ रिया, तुम्हें रजाई ओढ़ने के बाद भी इतनी ठंडी क्यों लगती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है भाभी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है इसलिए लगती है। आप ही ना कैसी बातें करती हैं। अरे इतनी भी ठंड नहीं हो रही है, तुम तो अभी जवान बच्ची हो, जरा उठकर दौड़ लगाया करो या फिर योगा करा करो। शरीर में अपने आप गर्मी आ जाएगी, एक बार आदत पड़ जाएगी तो इतनी ठंड नहीं लगेगी। जब हम सर्दी में काम करते हैं तो अपने आप ठंड गायब हो जाती है। ना बाबा ना, ये सब कहने की बातें हैं। आप तो मुझे सब बिस्तर में ही ला कर दे दिया करो, मैं बिस्तर में ही ठीक हूँ। इस तरह सभी ससुराल वालों का ये हाल था। हर कोई सब कुछ बिस्तर पर ही करता था, बिस्तर से उठने का तो नाम ही नहीं लेता था। नहा धोकर भी रजाई में लेट जाते थे और बिस्तर पर बैठकर ही तैयार होते थे। जैसे थोड़ी देर नेहा का पति यश उसे आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाता है। हाँ बाबा, आ रही हूँ। नेहा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि यश ऑफिस के कपड़े पहनकर रजाई में लेटा है। हे भगवान, सारी शर्ट खराब हो जाएगी। भला तैयार होने के बाद रजाई में लेटने की क्या जरूरत है? वो अभी ऑफिस जाने में टाइम है, इसलिए सोचा थोड़ी देर लेट लेता हूँ। इतनी ठंड में वैसे भी बाहर बैठकर क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कमरे में क्यों बुलाया था? मुझे मेरी घड़ी, वॉलेट और सॉक्स नहीं मिल रहे थे। अरे तो जरा बिस्तर से उठकर बाहर देखोगे तभी तो मिलेगी ना कोई चीज। अब ऐसी कोई दिव्य शक्ति तो है नहीं आपके पास जिससे आपने किसी सामान की इच्छा की और वो आपके हाथ में आ जाएगा। हाँ है ना मेरे पास दिव्य शक्ति। तुम जो हो मेरी दिव्य शक्ति। अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो तुम मुझे लाकर दे दोगी, सिंपल। इस बात पर नेहा अपना सिर पकड़ लेती है और नेहा देखती है कि जिस बिस्तर पर लेटा था उसके बगल वाले टेबल पर ही सब सामान रखा हुआ था। मुझे पता था आप इस तरह की हरकत जरूर करेंगे, इसलिए मैं हर रोज आपके लिए बेड के बगल वाली टेबल पर ही सारा सामान लेकर रख देती हूँ। यहाँ तक कि सॉक्स भी यहाँ रखी हुई है। उसके बाद भी आपने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आपको सामान नहीं मिल रहा। सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया है, इसलिए भी बुलाया है कि तुम मेरा बैग पैक कर दो। मेरा रजाई से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसीलिए बस तुम मेरी मदद कर दो। यश का ऐसा जवाब सुनकर नेहा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे पता था कि इन सब की आदत कैसी है, इसलिए वो यश का बैग पैक करके बिस्तर पर रख देती है। मुझे तो लगता है जैसी आपकी हरकतें हैं, आप पता नहीं ऑफिस में कैसे काम कर पाते हो। आपके लिए तो वहाँ पर भी बिस्तर होना चाहिए। अरे मेरी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, MNC कंपनी है। वहाँ पर स्पेशल रेस्ट रूम होते हैं, प्रॉपर हीटर के साथ बेड भी होता है। मैं तो वहाँ जाकर आराम से लेट जाता हूँ और वहीं पर लेटे लेटे काम करता हूँ। सच में कुछ नहीं हो सकता। इस तरह हर किसी को बिस्तर पर लेट कर ही सब काम करने की आदत थी। एक तरफ सास ससुर तो पूरा दिन रजाई में बिस्तर पर ही लेटे रहते थे, वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे और पति ऑफिस से घर आते हैं तो आते ही सीधा कमरे में जाकर रजाई में लेट जाते हैं। तब अरे यार, कम से कम जूते तो बाहर निकाल दिया करो। देखो पूरा घर गंदा कर दिया है, कीचड़ से लथपथ हो गया है। अरे तो मैंने बिस्तर पर लेटने से पहले जूते निकाल तो दिए हैं। हाँ, सब काम तो आपको बिस्तर में ही करना है ना। चिंटू भी जब से स्कूल से आया था तब से रजाई में लेटकर फोन ही देख रहा था। एक इन महाशय को देखो, जब से स्कूल से आए हैं तब से बस फोन में लगे हुए हैं। अरे बेटा, जरा बाहर जाकर भी खेल लिया करो, पूरा दिन फोन में लगे रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी।
नहीं मम्मी, मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा और ना खेलने का मन करता है। ऐसे सर्दी के मौसम में बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, मुझे बहुत ठंड लगती है। रजाई में लेट कर ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। पायल और नेहा सभी के लिए रात का खाना बनाती है। अब क्योंकि सर्दी है तो सभी को गर्मा गर्म खाना भी परोसना था। एक तरफ पायल रसोई में रोटी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा सबसे पहले अपने सास ससुर को उनके कमरे में ले जाकर खाना देती है। अरे बेटा, ये सब्जी तो ठंडी हो गई है, जरा इसे गर्म करके ले आ। अरे हाँ, ये रोटी भी ठंडी हो गई है, जरा मेरे लिए गर्म रोटी लेकर आना। लेकिन मैं भी तो अभी गर्म करके ही लेकर आई थी। नेहा को मजबूरन दोबारा खाना गर्म करने के लिए वापस रसोई में जाना पड़ता है। वो फर्स्ट फ्लोर से वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किचन में आती है। क्या फिर से उन्होंने खाना दोबारा गर्म करने की फरमाइश की है? हाँ बिल्कुल, इन लोगों को और काम ही क्या है। कुछ तो बिस्तर में आराम से रजाई में लेट जाते हैं और हमें अलग अलग तरह के ऑर्डर देते जाते हैं। वैसे सच में इन लोगों ने हमारी नाक में दम कर दिया है। ये नहीं कि सभी थोड़ी देर के लिए कम से कम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर ही खाना खा ले, तो हमें भी इतनी परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, इन सभी को तो सब कुछ अपने बिस्तर में ही करना है और सब कुछ अपने बिस्तर में ही चाहिए सबको। अब नेहा फिर से खाना गर्म करके लेकर जाती है और सबको उनके कमरे में खाना परोसती है। वहीं जब रिया अपने कमरे में खाना खा रही थी तब गलती से उसे पूरी कटोरी सब्जी की गिर जाती है। पूरी बेडशीट गंदी हो जाती है, जिसे देखकर नेहा, हे भगवान रिया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने आज ही नई बेडशीट बिछाई थी, तुमने इसे पूरा गंदा कर दिया। माफ करना भाभी, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। आप अब दूसरी बिछा देना और इसे धो देना। तुम्हें पता भी है सर्दी में कपड़े धोने में कितनी ज्यादा मेहनत और हिम्मत चाहिए होती है। कल ही सारे कपड़े धोए थे और आज तुमने फिर से गंदा कर दिया। तो कोई बात नहीं भाभी, जब बाकी कपड़े धोऊंगी ना तब धो देना। अरे तो बाहर बैठकर खाना खा लिया करो ना, तो कम से कम ऐसी समस्या तो नहीं होगी ना। लेकिन भाभी आपको तो पता है ना कि कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, हमारे रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप सब संभाल लेती हो वैसे भी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए अलग से शिमला वाली सर्दी पड़ रही है और हमारे लिए सादी से दिल्ली की गर्मी पड़ रही है ना। क्या भाभी, बस एक चादर धोने की तो बात है, आप भी बेवजह बात को बस बढ़ाई जा रही हैं। एक चादर धो देना बाकी कपड़ों के साथ। मेरा तो मन कर रहा है इस चादर को धोने की बजाय मैं तुम्हें ही धो दूं, तब ज्यादा खलाएगी। इन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों सुबह सबको उनके कमरे में नाश्ता देती हैं। फिर उन्हें घर का बाकी काम भी करना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती हैं। और फिर जैसे ही दोनों खुद रजाई में लेटकर थोड़ी देर आराम करने लगती हैं, तभी फिर से बुलावा आ जाता है। अरे बहू कहाँ है, जल्दी आ इधर। रजाई में लेटी पायल, अरे यार अब कौन सी नई आफत आ गई है, सच में दुखी किया हुआ है। हम खुद तो चैन से लेट ही नहीं सकते हैं और ये लोग खुद पूरा दिन रजाई में लेटे रहते हैं। पायल उठकर अपनी सास के कमरे में जाती है। कहिए मम्मी जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे बेटा, मैं जरा गुड़ पट्टी खा रही थी तो ना मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। हाँ तो मम्मी जी इन्हें धो लीजिए। वही तो बेटा, इन्हें धोना होगा इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। क्या मतलब? लेकिन इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तू हमारे लिए एक बड़ी सी कटोरी में पानी दिया, हम उसके अंदर ही हाथ धो लेंगे, हमें बिस्तर से उठना नहीं पड़ेगा। ये बात सुनते ही पायल का सारा 100 नहीं 200 नहीं सीधा 1000 की रफ्तार से ऊपर पारा जाता है। पायल गुस्से में वहां से जाती है और रसोई में एक बड़ा सा कटोरा लेकर उसमें गर्म पानी डालते हुए, मतलब इन लोगों को खुद फूल राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट चाहिए हमें, लेकिन चैन से 1 मिनट लेटने नहीं देंगे। सब कुछ बिस्तर पर ही करना है इन्हें। पायल गुस्से में गर्म पानी का कटोरा लेकर जाती है और उसके बाद उसके सास ससुर उसके अंदर हाथ डालकर हाथ धोते हैं। मजा आ गया। अच्छा बेटा, जरा टीवी भी चला देना। पायल उनके कमरे का टीवी ऑन करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया ने नेहा को आवाज लगाई थी। नेहा उसके कमरे में गई थी। बोलो, आप कौन सा काम आ गया? तुम मुझे यहाँ पर 5वीं बार बुला चुकी हो। अरे भाभी जरा कॉमला को देना, मुझे अपने बाल बनाने हैं। नेहा देखती है कि वहीं बगल वाली इमेज के ऊपर कॉम्ब रखा हुआ था। अरे वहीं बगल में तो रखा है, तुमने बस इतनी सी चीज के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो क्या तुम इतना सा काम खुद नहीं कर सकती? हाँ भाभी, आप सबको तो पता ही है ना, वहाँ तक जाने के लिए भी रजाई से बाहर निकलना होगा, लेकिन ठंड इतनी है कि मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। आप तो वैसे भी रजाई से बाहर रहकर ही काम करती है ना, इसलिए मैंने आपको बुलाया। नेहा रिया को कॉम्ब देती है। वो जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर बात तो किसी को माननी ही नहीं है।
और उसके बाद रिया बिस्तर में ही अपना बाल बनाना शुरू कर देती है। उसके जैसे बहुत सारे बाल झड़कर बिस्तर में गिरने लगते हैं। अरे रिया, कम से कम बाहर जाकर बाल तो बना लो। देखो तो बिस्तर में कितने ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे। तुम भी हर रोज बिस्तर गंदा कर देती हो और उसके बाद कहती हो कि खाने में बाल आ रहे हैं। अब जब सब कुछ बिस्तर में करोगी तो परेशानी तो होगी। कोई बात नहीं भाभी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। खाने में बाल ही तो ज्यादा आ रहे हैं, उसे निकाल कर फेंक दूंगी, सिंपल। लेकिन मुझे ठंड में रजाई से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। हे भगवान, कैसे ससुराल में आकर फंस गई हूँ मैं। इससे अच्छा तो मुझे कहीं जेल हो जाती। नहीं, जेल भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद नेहा और पायल सारा काम करके हॉल में आती हैं और वापस में बात कर रही थी। हे भगवान, इन लोगों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। सच में पता नहीं कैसे सुधरेंगे सब। अरे कोई नहीं सुधरने वाला है। यहाँ पर तो मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, लेकिन इनका हर साल का यही ड्रामा होता है। इस बार फिर से इन्होंने यही हरकत शुरू कर दी है। दोनों का गुस्सा वल्कैनो की तरह फूट रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों रसोई में रात का खाना बना रही थी। तभी कमरे से पति चिल्लाकर पायल को आवाज देता है, अरे पायल, कहाँ रह गई तुम? जरा जल्दी इधर आओ। पायल का बेटा चिंटू भी साथ में चिल्लाता है, हाँ मम्मी, जल्दी आ जाओ। रसोई से पायल, आ रही हूँ। अब पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है, क्यों बुला रहे हैं। पायल जल्दी से ऊपर कमरे में जाती है और देखती है कि दोनों ही बिस्तर में लेटे हुए थे। बोलो क्या बात है, क्यों बुलाया है? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जरा इसे चार्जिंग पर लगा दो। और मम्मी, मुझे ना स्कूल के कपड़े बदलने हैं, इसलिए मेरे कपड़े बदल दो। क्या कहा? तुमने अब तक स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की है और आपने मुझे यहाँ पर सिर्फ अपने फोन पर चार्जिंग लगाने के लिए बुलाया है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता है रजाई से बाहर निकलने में कितना साहस चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। और मम्मी, जल्दी से बिस्तर पर ही मेरे कपड़े बदल दो। पायल अलमारी से चिंटू के घर के कपड़े लेती है और उसके बाद बिस्तर पर ही उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म उतारने के बाद उसे घर के कपड़े पहनाती है और रोहन का फोन चार्जिंग पर लगाती है। आज तो मैंने ये काम कर दिया है। आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जिसको जो काम करना है खुद करे। उसके बाद डिनर बन जाता है और सभी को कमरे में ही खाना दिया जाता है। सभी बिस्तर में बैठकर ही रजाई में खाना खा रहे थे। यार सब्जी तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, प्लीज एक बार इसे जरा गर्म करके ला दो। पायल दोबारा जाती है और खाना गर्म करके लेकर आती है। हर कोई यही कर रहा था कि खाना ठंडा है, खाना गर्म नहीं है, जिसकी वजह से पायल को बहुत से चक्कर काटने पड़ रहे थे। पायल बहुत थक जाती है और रसोई में, यार मैं पागल हो गई हूँ सच में। मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों का क्या करूँ। सब कुछ तो बिस्तर पर करते हैं, खाना पीना, हाथ धोना, बाल बनाना, कपड़े बदलना, और इसके चक्कर में हमारी रेल बनी रहती है। बार बार जाकर इनका छोटा छोटा काम करना पड़ता है। अरे टीवी का स्विच या फोन चार्जिंग पर लगाने तक के लिए नहीं उठते हैं। बस एक वॉशरूम का काम बचा है। इनका बस चले तो बिस्तर पर ही सब कुछ कर ले। हाँ, मैंने कहा कि वो भी बिस्तर पर कर लिया करो। उन्होंने कहा कि अगर ऑप्शन है तो हम तो कर लेंगे। कैसे भी करके इन लोगों को रजाई से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चिंटू भी पूरा दिन फोन में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर असर दिखने लगा है। बाहर जाकर और बच्चों के साथ खेलना पसंद भी नहीं करता है। अगले दिन सुबह शांति की सहेली उसके पास आती है। उन्हें जाकर शांति के कमरे में ही मिलना पड़ता है। अरे कभी तो बाहर आ जाया करो। सर्दियों में तो तुम अपने बिल में ही अंदर घुसी रहती हो। तो क्या करूं, जब इतनी सर्दी है तो बाहर कैसे आ सकती हूँ। वैसे भी मेरे घुटने में दर्द रहता है और शरीर अकड़ा रहता है। सर्दियों में रजाई में बैठे रहने में ही आराम मिलता है। अरे इतनी भी सर्दी नहीं है, सब तुमने ही सोच रखा है बस। अगर बाहर आकर धूप में बैठोगी ना तो घुटनों के दर्द में भी ज्यादा आराम मिलेगा। और नहीं तो क्या, पूरा दिन ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहोगे तो शरीर दुखेगा ही। थोड़ी देर बाहर टहलना होता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, और धूप में बैठोगी तो अकड़न भी दूर हो जाएगी। नहीं, मुझे तो रजाई में बैठकर ही आराम मिलता है। मेरा तो रजाई से उठकर बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तू यही बैठ रजाई में, हम तो चले बाहर। अब तो तुझसे हम गर्मियों में ही मिलेंगे। इतना कहकर उसकी दोनों सहेली भी वहां से चली जाती है। उनके समझाने के बाद भी शांति नहीं समझती, और वहीं दूसरी तरफ चिंटू भी मोबाइल फोन देख रहा था। तब पायल गुस्से में उससे फोन छीनते हुए कहती है, क्या पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है? चल जल्दी उठकर बाहर जा और बाकी बच्चों के साथ खेल। बाकी बच्चे भी तो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। लेकिन मम्मी, मेरा बाहर जाकर खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे फोन दे दो, मुझे फोन ही देखना है। वैसे भी मैं फोन ही में गेम खेल लेता हूँ। सर्दी में रजाई से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
अरे फोन में गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, आंखें कमजोर हो जाएगी। बाहर जाकर खेलेगा तो शरीर में चुस्ती आएगी। बगल में लेटा रोहन सब सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कम से कम आप तो इसे कुछ कहो। अरे मैं क्या कहूँ, सही ही तो कह रहा है। इतनी ठंड में भी भला बाहर कौन जाता है। कोई बात नहीं बेटा, फोन नहीं देखना तो थोड़ी देर टीवी देख ले। आप लोगों की वजह से ही ये सर पर चढ़ा हुआ है। आप सब जैसा करोगे वैसा ही तो बच्चे पर असर होगा। अरे कम से कम आप ही इसके साथ बाहर पार्क में चले जाओ। वहाँ टहलोगे तो शरीर में जरा गर्मी आएगी, शरीर पर धूप लगने से राहत मिलेगी। अरे नहीं पायल, मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। वैसे भी जॉब पर पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है, मैं तो बिस्तर में ही लेटा रहूंगा। पायल के लाख समझाने के बाद भी चिंटू और रोहन नहीं समझते। इस तरह दोनों बहुएं अपने पूरे ससुराल वालों की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। लगता है हमें अपना प्लान शुरू करना होगा, ऐसे ये लोग नहीं मानने वाले हैं। सच में दीदी, अब हमें ही ऐसा करना होगा। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। नेहा और पायल एक सेपरेट रूम में इलेक्ट्रिक इंडक्शन रख लेती हैं, साथ में वहीं पर छोटे मोटे बर्तन भी रख लेती हैं। चलो दीदी, हमारी तो तैयारी हो गई। अब कल सुबह इन्हें पता चलेगा। कल से हम इन्हें सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। अब अगले दिन सुबह जब सभी के कमरे में उनकी चाय नहीं पहुंचती, तब सभी अपने कमरे से चिल्लाना शुरू करते हैं। अरे दोनों बहू, तुम कहाँ चली गई हो? कौन से बिल में जाकर छुप गई हो? अब आ भी जाओ, 1 घंटे से लेट हो गया है, हमारी चाय दे दो हमें। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे से रोहन और चिंटू। अरे पायल, कहाँ हो तुम? हाँ मम्मी, कहाँ हो? मुझे जल्दी से तैयार कर दो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रिया भी अपने कमरे से चिल्ला रही थी। भाभी, आखिर आप दोनों चली कहाँ गई हो? अब तक क्यों नहीं आ रही हो? इस तरह घर में बहुत सारी गूंज शुरू हो जाती है और पायल और नेहा दोनों कमरे में आराम से रजाई में बैठी हुई थी। सबकी आवाज सुनकर दोनों कहती हैं, देखो तो जरा, इतनी ही देर में कितना हंगामा मच गया है। चिल्ला चिल्ला कर गला खराब कर लेंगे, लेकिन एक बार उठकर नहीं देखेंगे। कितने आलसी ससुराल वाले हैं हमारे। तब जल्दी से रोहन, यश और रिया पायल और नेहा को ढूंढते हुए उनके कमरे में जाते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? तब से हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ भाभी, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, अब तक ना तो चाय आई है और ना ही नाश्ता है। मुझे भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है और आप दोनों यहाँ आराम से रजाई भी लेटी हुई हो, बल्कि हमें आपको ढूंढते हुए रजाई से बाहर आना पड़ा। एग्जैक्टली, आज से ऐसा ही होगा। आप सभी को रजाई से बाहर आना होगा और अब हम दोनों रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे। पिछले 1-2 महीनों से हम बहुत नखरे झेल रहे हैं आप सभी के। आप लोगों को तो इतनी ठंडी लगती है कि रजाई से बाहर नहीं निकल सकते, और हम क्या लोहे के बने हुए हैं जो सर्दी में इतने चक्कर काटते हैं और इतना सारा काम करते हैं? हमने आप सभी से सीखा है कि किस तरह से बिस्तर में बैठे बैठे ठंड में सारा काम हो सकता है। इसलिए अब से हम सब बिस्तर में ही काम करेंगे और आपको जो चाहिए वो यहाँ आकर खुद लेना होगा। हमने आज नाश्ते में पोहा बनाया है, इसलिए सब अपना अपना नाश्ता लेकर चले जाइए। क्या आप दोनों हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती? अरे हम बड़ी मुश्किल से ठंड में बिस्तर से बाहर आए हैं। क्या है ना, हम भी बड़ी मुश्किल से बिस्तर से बाहर उठकर काम करते थे। अब हमें भी कुछ टाइम रेस्ट चाहिए। अब उन सभी को सबक सिखाने के लिए पायल और नेहा ने ये तरकीब अपनाई थी। सभी को मजबूरन अपना अपना नाश्ता अपने कमरे में ले जाना पड़ता है। अब सब दोबारा अपना नाश्ता ले जाकर वापस बिस्तर में बैठकर खाने लगते हैं, लेकिन नाश्ता ठंडा हो गया था। रिया शांति और रमेश को भी नाश्ता देती है। अरे नाश्ते में पोहा क्यों है और ये बिल्कुल ठंडा है? रिया शांति को सारी बात बताती है। क्या कहा? हमें सारा काम खुद करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है मम्मी। तो बेटा एक काम कर, तू हमारे लिए तू ही नाश्ता गर्म करके ला। नहीं मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो चली अपने बिस्तर में। अब सभी अपने बिस्तर में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल स्वाद नहीं आता। एक तो ठंडा खाना, ऊपर से सादा सा पोहा। यार ठंडा खाने में तो बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहन के कमरे में। पापा मुझे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। अरे बेटा जाकर खुद अपने कपड़े पहनो, मुझे भी ठंड लग रही है, मैं बिस्तर से नहीं उठने वाला। नहीं, मुझे भी बिस्तर से नहीं उठना। कोई बात नहीं, आज मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा। स्कूल की छुट्टी का नाम सुनने के बाद रोहन उठता है और चिंटू को तैयार करता है। पहले दिन तो सभी को खुद अपना काम करने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब सुबह शाम सभी के साथ ऐसा ही होता है। पायल और नेहा अब रात का खाना रसोई में बनाकर रख देती हैं और खुद जाकर जल्दी से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। सभी अपना अपना खाना खुद अपने कमरे में लेकर जाते हैं और बिस्तर पर बैठकर खाते हैं, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ठंडा हो गया था। यार सच में ठंडा खाना खाने में तो बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा है। पापा और मम्मी तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उन दोनों में तो हड़ताल हो रखी है कि आप दोनों हमारी तरह बिस्तर से नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ शांति के कमरे में।
अरे खाना तो खा लिया, अब हाथ धुलवाने के लिए बहू आएगी नहीं, हमें खुद जाना होगा। अब शांति और रमेश बाथरूम में हाथ धोने खुद जाते हैं और ठंडे पानी से हाथों को धोकर जल्दी से वापस आकर बिस्तर में बैठ जाते हैं। सर्दियों में पहली बार ठंडे पानी से हाथ धोया है। अरे सच में बहुओं ने भी पता नहीं कौन सी गलत जिद पकड़ ली है। पहले कितना सही था, बहू सारा काम खुद कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ रिया के कमरे में। अरे यार, फिर से सारी सब्जियां गिर गई। अब भाभी तो आएंगी नहीं बिस्तर साफ करने, खुद ही करना पड़ेगा। अब रिया को खुद बिस्तर साफ करना पड़ता है और नई चादर बिछानी पड़ती है। जब सभी को अपने अपने काम खुद करने पड़ रहे थे तब धीरे धीरे अपने बिस्तर से बाहर निकलने लगे थे। जब उनका ये रूटीन नॉर्मल होने लगा तब उन्हें भी परेशानी नहीं होती। अब सभी बेझिझक होकर अपने बिस्तर से बाहर आकर अपना अपना काम करते थे, जैसे खुद खाना लेने जाना और हाथ धोने के लिए और वापस बर्तन रखने के लिए। अब बाकी सब तो बिस्तर से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन मुझे भी बिस्तर से बाहर निकलने का बहुत मन करा है। हम बार बार आकर बिस्तर में बैठ जाते हैं, मेरी तो कमर अकड़ने लगी है। अब कितने दिन और बिस्तर में बैठना होगा? कुछ दिन और सह लेते हैं दीदी। अगर हम अभी निकल गए ना तो बाहर तो फिर से सब हमारे आदी हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो सब सुधर रहे हैं। इस तरह अब परिवार में सभी को खुद अपना अपना काम करने की आदत हो गई थी। यहाँ तक कि अब सब खुद जल्दी उठकर रसोई में आते और काम करते। जैसे शांति एक दिन सबको चाय बनाकर देती है, वो चाय लेकर पायल और नेहा के कमरे में जाती है। अब बहू, आज तो मैंने तुम्हारी चाय बिस्तर में ला कर दे दी है, आगे से नहीं दूंगी। तुम दोनों अब तक इस तरह रजाई में लेटी हुई हो, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चलो जल्दी से चाय पीकर बाहर आ जाओ, हम सब डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और पायल और नेहा दोनों हैरानी से कहती हैं, ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल खुरान है। दोनों बिस्तर से उठकर बाहर हॉल में जाती हैं। कई दिन बिस्तर में लगातार बैठने से उनका भी शरीर अकड़ गया था। देखो देखो, दोनों का शरीर कितना अकड़ गया है, इसीलिए कहते हैं टहलना चाहिए। वही तो भाभी, आप दोनों भी बस रजाई में दुबक कर बैठी हो रहती हो। इस बात पर दोनों को गुस्सा आता है। अरे ज्यादा मत बोलो, हमारी वजह से ही आप सब बिस्तर से बाहर आए हो, वरना हर कोई हमसे ही दिन के 100 चक्कर कटवाता था। फोन चार्ज करने के लिए भी खुद नहीं जाया जाता था, और यहाँ तक कि बिस्तर में ही हाथ धोया जाता था। हाँ, हम आपका 10 दिन क्या बिस्तर में बैठ गए? हाँ, हम क्या 10 दिन बिस्तर पर बैठ गए तो हमें सब ताने कस रहे हैं। अरे ये तो हमारा प्लान था, सभी को बिस्तर से बाहर लाने का। हमें कोई शौक नहीं है बिस्तर में आप लोगों की तरह लेटे रहने का। हमारा तो इतने दिनों में ही शरीर जाम हो जाता है। पता नहीं आप सब कैसे कर लेते हो, हमें तो एक्टिव रहना पसंद है। अच्छा, यानी बाकी सर्दियों में तुम बिस्तर में नहीं रहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सब आपको बाहर लाने का प्लान था। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो चलो अच्छी बात है, सब पता चल गया। वापस हम बिस्तर में जाकर ढाबा बोल देते हैं। वापस हम बिस्तर पर जाकर ढाबा बोल देते हैं। बिल्कुल नहीं, अब अगर किसी ने बिस्तर पकड़ा ना तो हम फिर से बिस्तर पकड़ लेंगे। अरे बिल्कुल नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप दोनों का चेहरा देखने लायक था। आप दोनों तो बहुत खतरनाक डर गई, बल्कि अब पता चला इतनी भी ठंड नहीं है, हमने ही ज्यादा बना रखी थी। बिस्तर से बाहर निकलने के बाद तो मेरा शरीर तो काफी अच्छा रहने लगा है, तंदुरुस्त हूँ। अब से सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। हाँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ वॉक पर जाने लगा हूँ। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर बैठूंगी धूप में। अब सभी नॉर्मल इंसानों की तरह लग रहे हैं। इस तरह पायल और नेहा दोनों ने मिलकर अपने ससुराल वालों को आखिरकार बिस्तर से बाहर निकाल ही दिया और अब सभी को अच्छा भी लग रहा था।